क्लास एम्फीबिया जो दुनिया के जो सबसे पहले वर्टिब्रेट्स थे जो ज़मीन पर आए, मछली से फिर ज़मीन की तरफ आना शुरू हुए, तो उनको हम एम्फीबिया कहते हैं, जो कि बोथ प्लेसेस वाटर एंड लैंड के ऊपर वो ज़िंदा रहते हैं। इनको हम एम्फीबिया कहते हैं। ये लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं, क्रॉल करके जीते हैं, ड्रैग करके जीते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग ऑफ सैलमेंडर लिखा हुआ है, बेली ड्रैगिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि कुछ सांप होते हैं हमारे पास, वो पानी में भी होते हैं, जैसे कि आपने एनाकोंडा का नाम सुना होगा, तो वो पानी में भी होता है, अमेज़न की जंगल में वो दरियाओं में भी होता है, वो ज़मीन पर भी घूम रहा होता है। उसी तरह से हमारे पास क्रोकोडाइल होता है और सैलमेंडर होते हैं और फ्रॉग्स होते हैं। सबसे क्यूट तो बेचारा फ्रॉग होता है, तो ये हमारे पास होते हैं। अनलाइक रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, एम्फीबियंस डोंट हैव द एबिलिटी टू च्यू देयर फूड, खाना नहीं चबा सकते। दे आर ऑल्सो पुअरली इक्विप्ड डेंटली, इनके दांत भी सही नहीं होते, प्रिमिटिव होते हैं, वॉमरिंग टीथ इनको कहते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं होते, लेकिन ऐसे यूं वी के शेप में बने हुए होते, सही वाले नहीं होते हैं। अगर किसी ने फिल्मों में मगरमच्छों के दांत देखे होंगे, गार्डन जू कोई गया होगा तो उसको तो पता भी होगा। इन द फ्रंट अपर पार्ट ऑफ द जॉ दैट अलाउ देम टू होल्ड ऑन टू ब्रिंगिंग प्रे, सही है। लंग्स गिल के अंदर बदल जाते हैं, जैसे कि फ्रॉग होता है वो बचपन में, खैर फ्रॉग का तो उल्टा काम है, लेकिन फिर भी फ्रॉग जो अंडे से जो निकलते हैं वो मछली के तौर पे घूम रहे होते हैं, फिर ऐसा ऐसा उनके हाथ पैर निकलने शुरू होते हैं, फिर उनके लंग्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके ये जो कोना वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर भी उनके गिल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं पानी के अंदर भी। करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि 2 एट्रिया होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। और इनके अंदर खून फिर मिक्स हो जाता है। जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला जो खून है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। आप इसकी एक वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे ना। स्किन ऑफ मोस्ट एम्फीबियंस रिमेन्स मॉइस्ट, सही है, स्किन मॉइस्ट रहती है, सिंस इट सर्व्स एज एन एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट सप्लीमेंट्स पुअरली डेवलप्ड लंग्स। एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक, मतलब ये बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के ज़रिए। एनवायरनमेंट जैसे चेंज होगा ये भी चेंज हो जाएंगे। टू अवॉइड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर दे अंडरगो हाइबरनेशन इन विंटर एंड एस्टिवेशन इन समर, ठीक है। रेप्टिलिया, जो कि किसी को नहीं पसंद, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होते रेप्टाइल्स। हमारे पास रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस से 250 मिलियन ईयर्स अगो। इसको काटें, इसको भी काटे कि 150 मिलियन ईयर्स अगो ये डायनासोर थे, इसको भी काटें। रेप्टाइल्स कंटेन टफ स्केली स्किन दैट रेजिस्ट वाटर लॉस एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी, सही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड एग इज कवर्ड विथ शेल। द एमनियन, एमनियन सबको पता होगा ना, एमनियन फ्लूइड कहते हैं वो इंसानों में, एमनियन क्लोजेस द एम्ब्रायो इन द वाटरी इन्वायरमेंट दैट ऑल डेवलपिंग एनिमल एम्ब्रायो रिक्वायर, सही है। अब कौन आ गया? ठीक है, कौन है, हम कहाँ पे थे यार? हाँ, रेप्टाइल्स एक्वायर थ्रू रेस्पायर थ्रू लंग्स, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, बिकम मॉडिफाइड अलाउिंग बेटर सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द लिम्स एंड स्केलेटन इवॉल्व्ड एडप्शंस दैट प्रोवाइड बेटर सपोर्ट एंड मोर। इसको काटते हैं ये लास्ट वाली लाइन को। और रेप्टाइल्स रेस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू, बस इसको रखें, उसके बाद जितना भी लिखा हुआ है बाकी सारा काट दें। ये कौन है मैसेज कर रहा है? चलें खैर बाद में देखेंगे कौन मैसेज कर रहा है, शायद इंपॉर्टेंट भी, लेकिन बाद में देखेंगे। कॉमन रेप्टाइल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड आर टोर्टोइज, कितने क्यूट हैं, देखिए इतने क्यूट होते हैं ये। एंड टर्टल्स ये टोर्टोइज ये वाले, टर्टल ये वाले हैं, मैंने कन्फ्यूजन कर लिया। लिजर्ड्स होते हैं हमारे पास, छिपकली, स्नेक, क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स। क्रोकोडाइल और एलिगेटर अलग अलग होते हैं, ठीक है। मैनी स्पीशीज ऑफ टोर्टोइज एंड टर्टल इंक्लूडिंग द endangered green turtle, the चीलोन माइडस आर फाउंड इन पाकिस्तान, ठीक है। ये वाले हमारे पास पहले थे, अब इनको पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, तो ये अब वो हैं।
ये हमें कुछ भी ना देखे, इसलिए बहुत ऊपर आ रहा हूँ मैं कि मुझे इन तीनों को देख के कुछ कुछ होता है। किंगडम एव्स या क्लास एव्स ले लें। ये एव्स तो सबको पता होता है ना, मीज़ोज़ोइक एरा के होते हैं। इसको रखेंगे, बर्ड्स इवॉल्व होते हैं। हमारे पास एक बर्ड भी है जो दोनों का बीच का है, उसको भी हम आगे देखेंगे। एमनियोटिक एग्स होते हैं इनके, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होते हैं। स्केल्स होते हैं इनके पाँव के ऊपर, जो कि हमें रेप्टाइल्स के फीचर्स नज़र आते हैं। ये वाला एमसीक्यूज में आते हैं कि एमनियोटिक एग्स और स्केल्स ऑन लेग्स, ये कौन है? बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस है। तो बर्ड्स पे टिक करना है, रेप्टाइल्स पे टिक नहीं करना है, ठीक है। बर्ड कैन बी डिफाइंड एज फेदर्ड कवर्ड बाईपेडल, बाईपेडल मतलब उड़ने के लिए दो पर चाहिए उनको। फ्लाइंग वर्टिब्रेट पोजेसिंग विंग्स, feather which cover the body all over constitute a unique and basic identifying character of birds। इसको भी काटें, ये वाली लाइन में यहाँ से feathers which cover, यहाँ से आता है, इसको काटें। Birds regulate their body temperature by physiological and behavioral mechanism, maintaining a temperature that is usually higher than that of their surrounding। बस ये मेंटेन करते अपना टेम्परेचर विद इन द बॉडी, इनको बाहर इतना वो नहीं करना पड़ता है। क्योंकि इनके आपने सुना होगा जो पर होते हैं इनके, वो गर्मी में भी इनको हेल्प कर रहे होते हैं और सर्दी में भी इनको हेल्प कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीज एनिमल्स हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है क्योंकि इनको हाई डिमांड होती है एनर्जी की, क्योंकि इनको बहुत जल्दी उड़ना होता है, नीचे आना होता है, सारे काम करने होते हैं, खाना वगैरह शिकार सब कुछ उड़ते उड़ते ही करना है। सही, इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारी तरह। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आए ना कभी पेपर में कि सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन किसका अच्छा होता है, हमारा मतलब मैमल्स का, ह्यूमंस का, एम्फीबियंस का या एव्स का, तो एव्स पे टिक मारने, क्योंकि सबसे बेहतरीन जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारे पास बर्ड्स में होता है, हमारे अंदर भी नहीं होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बर्ड्स आर सप्लीमेंट बाय एयर सैक्स दैट सप्लाई ऑक्सीजन ब्लड टू द लंग्स, ये बात तो सबको पता है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स कुछ नहीं होते हमारे हाथों को, ये विंग में डेवलप हो जाते हैं। दे आर हॉलो, हल्के होते हैं। वेरी हॉलो मतलब बिल्कुल पतले होते हैं। हॉलो, जिसकी हॉलो ट्यूब भी हम कहते हैं, कि किसको हॉलो ट्यूब कहते हैं हम, जो हम पेपेट इस्तेमाल कर रहे होते केमिस्ट्री की लैब में, वो हॉलो होती है, शैलो होती है, वही हॉलो। वेरी लाइट बोन्स लेस्ड विद एयर कैविटीज, क्या मैंने याद कर लिया, पेपेट्स मुझे बड़ा याद आते हैं, वो अब मैं नहीं कर सकता। हॉर्नी बीक हैज़ रिप्लेस्ड जॉज, हॉर्नी बीक रिप्लेस करती है जॉज को। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। एग्स लार्ज होते हैं, एमनियोटिक होते हैं, कवर्ड बाय हार्ड कैल्केनियस शेल्स। द मॉडर्न बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, रेटिटा रनिंग बर्ड्स एंड कैरिनाटा फ्लाइंग बर्ड्स। इस डायग्राम को स्किप कर लें, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। फाइलम रेटिटा, अभी ये जो रेटिटा और कैरिनाटा है ना, इनमें से एमसीक्यूज आते हैं, ये प्लीज़ इन दोनों को डबल टिक बना के स्टार लगा दें इनके ऊपर। ये उड़ नहीं सकते हैं, भारी होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं ना, बिना काम के, जैसे हमारे पास अपेंडिक्स बिना काम के, इनके भी ये जो है ना, ये बिना काम के, इनको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। दे हैव अ फ्लैट स्टर्नम, इनका स्टर्नम फ्लैट होता है, विदाउट नील नहीं होता इनके पास। एंड अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैट मसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिटा इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, नन ऑफ दैम इज फाउंड इन पाकिस्तान। पता नहीं फिर शुतुरमुर्ग हमारे जू में कैसे आ जाते हैं, जू में है तो मतलब पाकिस्तान में है ना बेचारे। और हमारे पास ऑस्ट्रिच है, ईमू है, कीवी है, कैसोवारी, ये सारे हमारे पास वो हैं। कैसोवारी को छोड़ें, पेंगुइन है, कीवी है, ईमू है और ऑस्ट्रिच है। ये ईमू है, ये ऑस्ट्रिच है, प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट। उसको दफ़ा करें, ये दोनों क्यूट हैं। हाँ, दे आर, आई एम रेसिस्ट, सॉरी कौवे। दे आर यूजुअली स्मॉल लाइट वेट बर्ड्स हुज विंग्स आर हाईली डेवलप्ड एंड फेदर्स ऑफ देयर विंग। ये तो बहुत ही बस एक गो थ्रू करने वाली बात है, इसलिए मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, उसको अंदर नहीं घुस रहा मैं। जस्ट अगर इसमें से एमसीक्यू आ भी जाता है तो आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है कि इसमें वो कोई प्रॉब्लम हो जाए। इसका स्टर्नम प्रोवाइड होता है विद अ क्रेस्ट लाइक नील, मैं नील बोल रहा हूँ, कील, टू अकोमोडेट विद द हाईली डेवलप पेक्टोरल। पेक्टोरल ऊपर क्या होता है ना, ये वाला हिस्सा पेक्टोरल है, ठीक है, ये चीज़ याद है कि पेक्टोरल, ये ऊपर वाले हिस्से को पेक्टोरल कहते हैं। पेक्टोरल फ्लाइट मसल्स, क्योंकि इनके पीछे तो यहाँ पे तो नहीं लगे होते ना, पेक्टोरल ऊपर की तरफ है। इसी नहीं कहते पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल, ये पेक्टोरल गिर्डल के पास इनके वो होते हैं, पेल्विक गिर्डल में ये दोनों चीज़ें इनके पास।
तो इसको कुछ ज़्यादा ही इन्होंने वो कर दी, लेकिन इनका मतलब हमसे ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है। द फ्लाइंग बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पिजन्स है हमारे पास, क्रो है, पैरेट है, आउल है, पीकॉक है, चकोर है। किसी ने चकोर वाला ड्रामा देखा है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। चकोर वाला ड्रामा मेरी नानी देखती थी बड़ी शौक से। किंगडम एंड मैमेलिया, सबसे प्यारा किंगडम, क्योंकि बकरियाँ आती हैं इसमें। आई लव बकरियाँ, मेरे पास थी, मर गई, खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ठीक है, 250 ईयर्स अगो थी हमारे पास ये जो इसकी हिस्ट्रीज को काटें। मैमल्स आर नेम्ड फॉर मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड दूध की वजह से इनको वो करते हैं, फीमेल टू शकल देयर यंग। मैमल्स हैव एन एक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड आर एंडोथर्म्स, अपनी बॉडी को अपनी तरह ही रखते हैं, एनवायरनमेंट के साथ उसको चेंज नहीं कर सकते। एफिशिएंट इनका रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। मज़े की बात है सब इसमें। शीट ऑफ मसल डायफ्राम, इसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग इसको रीड कर लेंगे। एग लेइंग को हम प्रोटोथेरिया कहते हैं। हमारे पास प्लेटिपस आ जाता है, स्पाइनी एंटीटस आ जाता है। पहले अंडे देते हैं, फिर इनके अंडों से फिर इनके बच्चे निकल जाते हैं। यहाँ पास प्लेटिपस है, यहाँ पर स्पाइनी एंटीथर्स है। हमारे स्कूल कॉलेज के एक लैब, बायोलॉजिकल लैब में पढ़ा हुआ था। इसका सर बेचारे का गायब था, बस पीछे का पड़ा हुआ था, तो वो इतना डरावना लगता था, इसका सर गिरा हुआ था नीचे। मेरी टीचर बोलती पिछले 3 सालों से, अगर 3 सालों से नीचे पड़ा हुआ तो आप गोंद लगा के चिपका दो। सब क्लास मेटाथीरिया जाते हैं। इनके अंदर पॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर अपने बच्चों को रखते हैं। बस ये पॉकेट का नाम याद रखिएगा। मार्सूपियम और मेटाथीरिया होते हैं क्या है, बस पाउच्ड मैमल्स होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हमारे पास कैंगरू, कोआला, ओपोसम्स, तीनों क्यूट हैं। सब क्लास यूथेरिया प्लेसेंटल, वो आजकल तो ये वाली इसकी मीम भी मशहूर हुई है कि इसको ध्यान नहीं दे रहे, वो AI है, असली में कोई वो था नहीं। यूथेरियन मैमल्स, ये हमारे पास लॉन्ग टर्म ऑफ प्रेगनेंसी होती है। यंग यूथेरियंस कंप्लीट देयर एम्ब्रायोनिक, मतलब 9 महीने, 8 महीने, 5 महीने, 3 महीने के अंदर ये अपने यूट्रस में रखते हैं। फिर प्लेसेंटा के थ्रू उनको खाना मिल रहा होता है, फिर इनके एम्ब्रायो को ऑक्सीजन मिलता है। ये वाला चैप्टर हम डेवलपमेंट एंड एजिंग वाला चैप्टर है ना हमारे सेकेंड ईयर में, उसमें हम डिटेल में पढ़ लेंगे। बस इसको अभी यहाँ से ऊपर से रखें, वो कर लेंगे तो यहाँ तक तो हो जाएगा। कॉमन यूथेरियन हमारे पास हेडजहॉग्स हैं, पिग्मी शिरोज़ हैं, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, शीप है, गोट्स हैं, डंकी, जेब्रा एंड जिराफ। हेडजहॉग ये सब बेकार, हटो, सबसे क्यूट ये, आई लव इट। मुझे बकरियाँ इतनी पसंद है ना, मैं बकरियाँ खाता भी, मुझे इतनी पसंद है। आई लव गोट, काली हो, गोरी हो, पिंक हो, जैसी भी हो, आई लव गोट। ठीक है, हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अच्छा, तो अभी आप लोग मुझे बताएं, किंगडम एनिमेलिया में हमने यहाँ तक पढ़ लिया आज के दिन तक। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके अलावा मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पेज नंबर बता दें कि हम वो शुरू कर लें। कोई तो बताए, कुछ तो बोलें। (370) और ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त MCQs बनने वाला चैप्टर है। इसको प्लीज़ कर लीजिएगा। गैसियस एक्सचेंज, जी पता है गैसियस एक्सचेंज, मैं इसको रेस्पिरेशन बोल रहा हूँ, क्या हो गया, एक ही बात है। 317 वैसे तो नहीं होगा, अरे इतनी प्यारी चीज़ बनी हुई है, ये तो खैर बीमारी है लेकिन फिर भी सही है। गैसियस एक्सचेंज, इसको अभी शुरू करने का मकसद ये है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हमें जल्दी काम करना है। 15 अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म करना है। रेस्पिरेशन हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेस्पिरेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, सेल्स के थ्रू होता है। गेन एनर्जी ATP करते हैं। रिच मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग फूड मॉलिक्यूल्स, मतलब रेस्पिरेशन होगी, खाना भी टूटेगा, खाना ही मेटाबोलाइज होगा और हमारे गंदा खून भी बाहर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। और हमारे अंदर ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल सही वाले आगे पीछे होने चाहिए, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो हम मर जाएंगे। इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? सारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आ गया, हम तब भी मर जाएंगे। सारा ऑक्सीजन हमारे सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में आ जाएगा और दुनिया में सारी जगह पे ऑक्सीजन भर जाएगी तो तब भी हम मर जाएंगे। सारी ऑक्सीजन हमारे अंदर रहेगी, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, तब भी हम मर जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होना चाहिए, बिना इक्विलिब्रियम के काम होना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है?
ये बात आप लोगों को पता होगी कि एरोबिक एक्सप्रेशन में हमें ऑक्सीजन चाहिए। और हमारे पास ये क्या है, देयर आर मेनी सेल इन ऑर्गेनिज्म बॉडी रिक्वायर अबंडेंट अमाउंट एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म बॉडी एक्टिविटीज़। हम नहीं रह सकते हैं कुछ मिनट से ज़्यादा, 3 मिनट से ज़्यादा हम नहीं रह सकते, कुछ मिनट 3 मिनट। वेंटिलेशन एंड गैसेस एक्सचेंज, बहुत सारे लोग बोलते हैं एक ही चीज़ है, लेकिन असली में हमें पता है कि ये एक चीज़ नहीं होती, अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एटमोसफेयर इनटू द लंग्स एंड बैक टू द एटमोसफेयर इज कॉल्ड वेंटिलेशन। इफ द वेंटिलेशन क्वालिटी इज गुड देन द गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म एफिशिएंटली, ठीक है। अगर कोई बीच में वादा नहीं आ रही, वादा मतलब कोई प्रॉब्लम अगर बीच में नहीं आ रही तो वेंटिलेशन सूटेबली, अगर सूटेबल वेंटिलेशन हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गैसेस एक्सचेंज में गैसेस एक्सचेंज क्यों ख़राब हो जाती है, अगर जैसे कि नाक बंद है, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी को नॉरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो हमारा पता है ना क्या होता है, जब बुखार होता है तो वेंटिलेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, वरना अगर निमोनिया हो जाता है तब भी वेंटिलेशन ख़राब हो जाता है। ट्रैकिया में कोई मसला आ गया, ट्रैकिया कोलैप्स कर जाती है, कभी कभी उसमें मसला आ जाता है। नेज़ल कैविटी में कुछ मसला आ गया तब होता है। और जो लोग नहीं राइनोप्लास्टी करवाते उनको बड़ा शौक होता है प्यारी नाक का, तो उनमें भी मसला आ जाता है। फिर अगर वेंटिलेशन सही नहीं तो गैसेस एक्सचेंज भी ख़राब हो जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ द लंग इन द ह्यूमन बींग्स टू मैनेज गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, हर हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं ना हमारी बॉडी में, उन सबको ना ऑक्सीजन की नीड है। जिसके हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी ऑक्सीजन की नीड है काम करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी चीज़ें मौजूद हैं जिसको तोड़नी है। कैसे टूटेगी, ऑक्सीजन डलेगा तो टूटेंगी ना। हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, एक्सक्रीटरी सिस्टम को ज़रूरत होती है, सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम को ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। द लंग्स कंसिस्ट ऑफ ब्रांचिंग एयरवेज, माइक्रोस्कोपिक इनकम एल्विलाई कहते हैं। हमारे पास रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स, ये सब कुछ गंध हम आगे पढ़ेंगे, इसको इतना सीरियसली ना लें, बस यहाँ तक इसको एक ओवरव्यू कर लीजिएगा। मेन चीज़ हमारे यहाँ से शुरू है, रेस्पिरेटरी सरफेस। इसके अंदर 3 चीज़ें आगे आएंगी कि डायफ्राम किस वक्त कोलैप्स करता है, डायफ्राम कब डोम शेप होता है, तो स्टूडेंट उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैं उसके लिए आप लोगों को कहूँगा एक चार्ट बने डायग्राम का, ये तो हमारे वैसे बुक में बनी हुई है, नीचे आ जाएगी नीचे, तो उसमें बनी हुई, उसमें से हम इजीली देख लेंगे। लेकिन उसमें एमसीक्यूज बहुत गलत होते हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बोर्ड के एग्जाम भी दिए होंगे कि उसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो उसको प्लीज़ अभी से अपने दिमाग में रखें। रेस्पिरेटरी सरफेस हमारे पास जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इज नथिंग एल्स के ऊपर एल्विला लिख दें, इतना कंफ्यूज करें। ईच ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड रेस्पिरेटरी सरफेस टू परफॉर्म गैस एक्सचेंज विद इट्स एनवायरनमेंट। सही है, एल्विलर मेम्ब्रेन स्किन होती है, कुछ सरफेस एल्विलाए होते हैं वगैरह वगैरह। कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस मॉइस्ट होनी चाहिए वरना जल जाएगी जगह, परमीबल होनी चाहिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए, थिन होनी चाहिए ताकि डिफ्यूजन का डिस्टेंस कम हो, वरना डिफ्यूजन होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अगर थिक वॉल हुई तो। लार्ज सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, बस एल्विला होना चाहिए और बहुत फोल्ड्स के अंदर होना चाहिए। ये सब यहाँ पे तक हो गया। सफिशिएंट ब्लड सप्लाई, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, हर एक एल्विला के पास अपना ब्लड सप्लाई होना चाहिए। फिर ये हमारे पास एक रेस्पिरेटरी सरफेस की गुड क्वालिटी होनी चाहिए और लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट हमारे पास होना चाहिए। कंटिन्यूस ब्रीदिंग से हमारे पास लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। बहुत ऊपर वाली बात है, छोटी छोटी, और बहुत मज़े वाला चैप्टर ही, बहुत छोटा इसलिए मज़े वाला, और उसमें कोई अच्छी बात इसमें नहीं है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ होते हैं उसके अंदर। ये हमारे पास ये सही है। लंग्स पेयर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं और हाईली वस्कुलराइज्ड ऑर्गन होते हैं। यहाँ पे अगर कोई लोग फेफड़े खाते हैं, जिसकी बकरियों के लोग फेफड़े शौक से खाते हैं ईद में, मैं नहीं खाता भाई, मुझे उसको देख के उल्टी आती है, तो अगर किसी ने उसको काट के देखा हो, हाथ में महसूस किया हो, तो वो स्पंजी होता है। और ये बात सच है, कड़क नहीं होता, स्पंजी होता है, मज़ा आता है उसको हाथ लगाने में। लोकेटेड इनसाइड थोरैक्स, चेस्ट के अंदर होता है। थोरैक्स इज नथिंग एल्स जस्ट चेस्ट। थोरैसिक वर्टिब्रा भी आपने सुना होगा, 12 होते हैं। लंग्स हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेटरी के, और हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होते हैं, फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, ट्रैकिया होता है हमारे पास। अच्छा, एक
MCQ पूछना है मुझे। हमारे पास जो वॉइस बॉक्स है उसको हम क्या कहते हैं? वॉइस कहाँ से आती है? ऑप्शन है, नोज से आती है, फेरिंग्स से आती है, लैरिंग्स से आती है, ट्रकिया से आती है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस वॉइस? बस 3 लोग पढ़ के आए, सही है। 3 लोगों एक एक MCQ, सबको मुबारक हो। ठीक है, ये हो गया। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एनाटॉमिकली डिफरेंशिएटेड इनटू अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी एयर पैसेजेस। सही है। अपर वाले कौन से होते हैं? ये रहे हमारे पास। लोअर वाला सिर्फ हमारे पास लंग होता है, ठीक है। बाकी सारे अपर के हैं, एक हमारे सिर्फ लोअर वाला लंग है। बेचारा गरीब अकेले रह रहा है, नहीं 2 में से अकेला थोड़ी है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एयर एंटर्स इनटू द नोज थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। बहुत ज़्यादा इंग्लिश, इसको इस बोर्ड्स को कर लेते हैं। नेजल सेप्टम होता है जो कि नोज़ के मतलब जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है उसके पीछे नेजल सेप्टम होता है। उसके बाद हमारा जो वो होता है वो फेरिंग्स में चला जाता है। फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है, 13 सेंटीमीटर होती है। कॉमन पाथवे हमारे पास बोथ। रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पास 3 वो आ जाते हैं, फेरिंग्स हमारे पास आ जाता है। नेजोफेरिंग्स, यूरोफेरिंग्स और एक और फेरिंग्स, उसका नाम भूल गया, सॉरी। और हमारे पास लैरिंगोफोम, लैरिंगोफेरिंग्स आ जाता है हमारे पास। एक लैरिंगोफेरिंग्स भी हमारे पास, एक ओरल है, एक नेजो है और एक लैरिंगोफेरिंग्स हमारे पास। लैरिंग्स क्या होता है? उसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। हमारे वोकल कॉर्ड इसके अंदर मौजूद होते हैं, उसमें और कुछ नहीं है। ट्रैकिया हमारे पास, फेरिंग्स के बाद ट्रैकिया आ जाता है। विंड पाइप इसको कहते हैं। इसकी सेंटीमीटर इतनी होती है, इसको इतना, इसके अंदर इतने हाफ कार्टिलेजिनस मतलब आधे आधे सी शेप के इनके पास 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी और ट्रैकियो कोलैप्स होने से रोकते हैं, ठीक है। और हमारे पास लंग्स में होने से पहले बाइफोर्केट करते हैं ब्रोंकाई के अंदर। ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, ब्रोंकियोल्स फिर एल्विलाई बना लेते हैं जो कि माइक्रो स्कोपिक होते हैं। 12 पेयर होते हैं हमारे पास रिब्स के, जिनके अंदर 7 हमारे पास ट्रू होते हैं, बाकी फॉल्स होते हैं और 2 हमारे पास फ्लोटिंग होते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। 11 और 12 हमारे पास फ्लोटिंग होते हैं और 7 ट्रू होते हैं, बचे हुए सारे फॉल्स होते हैं क्योंकि वो 7 से ज्वाइन कर रहे होते हैं और 2 तो आगे आते ही नहीं हैं। The wall of thoracic cavity is attached to the intercostal muscles. Intercostal muscles are nothing else. जो लंग के जो बाहर का जो हिस्सा है आगे की तरफ, उसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकोस्टल कार्टिलेज का आपने नाम सुना होगा। इंटरकोस्टल ये जो हमारे पास रिब्स है ना, आगे की तरफ के जो हमारे पास छाती के जो सामने के रिब्स हैं, इसके साथ ना इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि अटैच करके रखते हैं थोरेसिक कैविटी को। थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या होता है? हमारे पास हमारे फेफड़े होते हैं, वरना तो फेफड़े बेचारे गिर जाएंगे ना, तो पकड़ के रखते हैं इसको। रिब केज होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टेर्नम होता है, चेस्ट बोन्स को कहते हैं, जीफॉइड प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। स्टेर्नम का जीफॉइड प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्या होता है। थोरेसिक एंड एब्डोमिनल रीजन आर सेपरेटेड बाय मस्कुलर शीथ, उसको हम डायफ्राम कहते हैं क्योंकि फेफड़ा बार बार ऊपर नीचे हो रहा होता है, फिर पेट का सत्यानाश हो जाएगा कि इतना ऊपर नीचे हो रहा है। उसी तरह से हमारे गुर्दे फंस जाएंगे, इसीलिए बीच में डायफ्राम होता है और डायफ्राम के बीच अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं गोल गोल, जिसके अंदर से आउटा गुजरता है, इंफीरियर वेना केवा गुजरता है, पेट के लिए वो इसोफेगस गुजरता है, ये सारी चीज़ें, लिम्फेटिक्स नर्व सब कुछ यहाँ से गुजरता है। और पीछे की तरफ से हमारे पास से वर्टिब्रल कॉलम गुजरता है। द प्लूरल मेम्ब्रेन इन थोरेसिक रीजन कॉल्ड विसरल प्लूरा, सबको पता ही क्या होता है। रैप्स अराउंड ईच और इसके फ्रॉम द थोरेसिक वॉल आउटर मेम्ब्रेन इज विसरल प्लूरा इज नथिंग। पैराइटल प्लूरा होता है, इसके अंदर प्लूरल कैविटी होती है, पानी पानी भरा हुआ होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता है इसके अंदर। पानी भरा होता है क्योंकि पानी की वजह से फिर फ्रिक्शन इतना पैदा नहीं होता है, पानी फ्रिक्शन को एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे पास। अगर किसी ने बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर सही वाला पढ़ा हो फिज़िक्स के अंदर तो उसको तो आसानी है। फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए। हमें लगता है क्यों पढ़ रहे हैं फिज़िक्स, क्यों पढ़े, फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेडियोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो फिज़िक्स तो सीवी उसके अंदर, और डीपीटी में भी फिज़िक्स है, बायोफिज़िक्स। फिल्ड विद सिरस, और हाँ रेस्पिरेटरी थेरेपी में भी फिल्ड विद सिरस फ्लूइड विच सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट टू लंग्स, सही है। और ऑप्टिमल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग मैकेनिज्म।
और हमारे पास लंग्स आ जाता है। एनाटमी में और हिस्टोलॉजी में सबसे बकवास जो हिस्टोलॉजी और एनाटमी ने वो लंग्स की है। अभी से बता रहा हूँ, तैयार रहना आपको लंग्स के लिए। लंग्स ये पेक्टोरल गिर्डल, पेल्विक गिर्डल और दिमाग, ये बहुत आप लोगों को पार करेंगे। अभी से इनसे मोहब्बत कर लें। और एक एनाटमी जोन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें 3D इमेजेस है तो आसानी होगी पढ़ने में। द लेफ्ट लंग इज़ स्मॉलर दैन द राइट, क्योंकि उसके अंदर एक नॉच बना होता है जिसको हम कार्डियक नॉच कहते हैं, जहाँ पे हार्ट आके वहाँ पे घुस जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना लेफ़्ट साइड के ऊपर होता है हार्ट, थोड़ा लेफ़्ट की तरफ होता है। और जब भी आप CPR दे तो थोड़ा लेफ़्ट की तरफ अपने हाथ की नहीं बीच में कर रहे बेचारे डिफ़ॉल्ट प्रोसेस कि माँ बहन एक करें। माँ बहन एक करने से मुराद है उसको पिचक करें, उसको तोड़े, वो हड्डी बेचारी टूट जाएगी। तो जब भी आप CPR प्लीज़ यूट्यूब वीडियो से देखें, और आपके छोटे बहन भाई तो उनके ऊपर ट्राई करें कि CPR कैसे देना। किसी की ज़िंदगी अगर बच सकती है आपकी CPR की वजह से। और थोड़ा लेफ़्ट की साइड की तरफ CPR देना है, वरना डिफ़ॉल्ट प्रोसेस तो चला गया। ईच लंग कंसिस्ट ऑन स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड लोब्स, 3 लोब्स इन द राइट, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, और 2 होते हैं हमारे पास लेफ़्ट की तरफ। ये देखें कहाँ गया, ये सुपीरियर, मिडल ये रहा यहाँ तक, और ये इन्फीरियर है हमारे पास। इसके अंदर सिर्फ 2 और यहाँ पे हमारे पास कार्डियक नॉच आ जाती है। ऑब्लिक फिक्सचर यहाँ पे आ गया, हॉरिजॉन्टल फिक्सचर है। ये देखें, ये ऐसे लकीरों को बनाने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पे नमोनिया हो जाता है ना, तो अगर हमें ये फिक्सचर्स का पता है ना, तो हम बस क्या करेंगे ना, सर्जरी में इसका यहाँ से यहाँ तक नहीं काट के निकाल देंगे। बाकी जितना ही बचा हुआ जो हमारे पास लंग का हिस्सा है ना, वहाँ के तो एल्वियोलाई काम करे ना, तो वो काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये फिक्सचर इसलिए हमें फिजर और मिडल लोब, इन्फीरियर लोब इसलिए डिवाइड किया ताकि पता हो कि बाकी 2 कारामद हैं, वरना तो पूरा निकाल देंगे तो बेचारा तो। ठीक है, ये बस वही बात वापस यहाँ पे लिखी हुई है। मेजर सब फंक्शंस क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, विड्रॉ करवा देता है कार्बन डाइऑक्साइड की, कन्वर्जेशन ऑफ गैसेस करवाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर रेगुलेट करवाता है। ठीक है, ह्यूमिडिफायर होता है, ह्यूमिडिफायर मतलब नमी पैदा करता है। अगर गर्म हवाई हम ले लेंगे तो हमारे तो फेफड़े बेचारे जल जाएंगे ना, तो इसलिए ह्यूमिडिफायर नथिंग एल्स, बस नमी पैदा कर देता है। वेंटिलेशन ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, यहाँ से यहाँ तक प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। इनहेलेशन में टेकिंग इन ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अप टू द एल्विलाई। एक्सहेलेशन में क्या होता है, गिविंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम एल्विलाई टू द एटमॉस्फेयर। अलाइव पर्सन ब्रीथ्स कंटिन्यूसली, 1 ब्रीथिंग साइकिल कंप्राइजेस 1 कंप्लीट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एक कंप्लीट इनहेलेशन भी चाहिए, कंप्लीट एक्सहेलेशन भी होनी चाहिए। अ पर्सन ब्रीथ्स हाउ मच एवरी मिनट, इट्स कॉल्ड ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट वेरीज अपॉन अ पर्सनस एक्टिविटी, इट राइजेस ड्यूरिंग रनिंग, वॉकिंग और आफ्टर अ एक्सरसाइज। और 1 मिनट में कम से कम 12 से 20 टाइम हमें ब्रीथ करना ही चाहिए। अगर आप एक बार नोट कर लें अपने टाइम को, अगर 12 से 20 बार आप 1 मिनट में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। अगर उससे ज़्यादा जा रहा है तो फिर भी मसला है, उससे कम हो रहा है तो फिर भी मसला है, क्योंकि इससे सिर्फ आपका लंग का मसला नहीं जुड़ा, उससे आपका फिर आपका कार्डियोपल्मोनरी तो पता है ना, दिल का मसला कुछ जुड़ा हुआ है आपका। अगर दिल का मसला जुड़ा हुआ है तो ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन वाली ज़्यादा नहीं जा रही है ऑर्गन्स के अंदर, तो बहुत बड़ा मसला है। एंड इट मेक्स इट, उसको मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, आपके काम का भी नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे। इट में एक्सीड और डिक्रीज ड्यू टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। mechanism of ventilation breathing, the pressure of lungs change when we breathe in and out, so essentially in the inspiration there is a fall in gaseous tension of the alveolar sacs which falls when the